आइए जो है अब हम लोग ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार जो यूनिट है उसके अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में कहां पर हम लोग आ चुके हैं, तो इसमें हम लोग आंग्ल मराठा युद्ध में आ चुके हैं। आंग्ल मराठा युद्ध मैंने बताया था कुल 3 हुआ था। युद्ध कुल 3 हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो था 1775 से 1782 ईस्वी तक चला था। इसी कड़ी में मैं कल पेशवा के बारे में आप लोगों के साथ चर्चा किया था। पेशवा बालाजी विश्वनाथ से लेकर के बाजीराव, बालाजी बाजीराव, माधव राव, नारायण राव, माधव नारायण राव, तो यहां तक की कहानी पे चर्चा हुआ था। उसी से आगे की कहानी को आज हम लोग बढ़ाया जाएगा। तो चलिए आप सभी लोगों के अभिवादन को, बड़ी संख्या में इस बैच में आप लोग का गुड इवनिंग रहता है, सभी लोगों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए फटाफट हम लोग आगे बढ़ा जाएगा। कल की कहानी में आप लोगों ने क्या देखा था? कल की कहानी में देखा था कि बालाजी बाजीराव थे, उसके बाद फिर कौन था? उसके बाद माधव राव थे। माधव राव की मृत्यु के पश्चात इनके भाई कौन थे? रघुनाथ राव थे। रघुनाथ राव की महत्वाकांक्षा जग जाती है और इनके 17 वर्षीय बेटे नारायण राव से इनका मतभेद होता है और ये उनकी हत्या करवा देते हैं। नारायण राव के बाद पत्नी गर्भ से रहती है। कौन आता है? माधव नारायण राव आते हैं। ये क्या रहते हैं? ये दुनिया में अभी आंखें खोले रहते हैं। माधव नारायण राव अभी दुनिया में आंखें खोले रहते हैं। तो मराठा प्रशासन के लिए, मराठा प्रशासन के लिए किसका गठन होता है? 12 भाई परिषद का गठन होता है कि एक अबोध बालक कैसे शासन करेगा। तो शासन के लिए कौन आता है? 12 लोगों की परिषद आती है। 12 भाई परिषद के मुखिया कौन होते हैं? मुखिया जो है नाना फडणवीस होते हैं। नाना फडणवीस होते हैं। नाना फडणवीस कैसे होते हैं? जैसे कडप्पा को आपने बाहुबली मूवी में देखा था, कडप्पा है, वैसी ही भूमिका इनकी भी रहती है। ठीक है, एक चट्टान की तरह खड़े रहते हैं कि कोई भी संकट है, कोई भी चुनौती है, वो माधव नारायण राव तक पहुंचने से पहले जिसे पार करके जाएगा वो नाना फडणवीस को पार करके जाएगा। जो कहा जाता है ना कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, कुछ वैसा किसके साथ होता है? कुछ वैसा रघुनाथ राव के साथ होता है। रघुनाथ राव कहां पेशवा बनना चाहते थे, हत्या करवाए। सारी आशाएं, सारी आकांक्षाएं, सारी महत्वाकांक्षाएं धरी की धरी रह गए। कौन आ गया? 12 भाई परिषद, नाना फडणवीस और एक छोटे उम्र का बालक, ये सारी आशाएं। अब कौन सी नीति अपनाते हैं? रघुनाथ राव कूटनीति अपनाते हैं। युद्ध नीति नहीं, कूटनीति अपनाते हैं। अंग्रेजों की कितनी प्रेसिडेंसियां थी? 3 प्रेसिडेंसी। बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी। इसी बंबई प्रेसिडेंसी में कौन था? इसी बंबई प्रेसिडेंसी में मराठवाड़ा क्षेत्र था। अब क्या होता है? रघुनाथ राव किसी तरीके से पेशवा बनना चाहते हैं, तो रघुनाथ राव ने बंबई प्रेसिडेंसी के साथ, बंबई प्रेसिडेंसी के साथ क्या किया? इनके साथ सूरत की संधि किया। सूरत की संधि किया। कब किया? 1775 ईस्वी में किया। रघुनाथ राव, अब उनकी आशाएं पूरी नहीं हो पाई तो किसके साथ? बंबई प्रेसिडेंसी के साथ सूरत की संधि किया। संधि की शर्तें क्या रहती है कि मैं आपको बेसिन और सालसेट, ये 2 द्वीप है, आइलैंड है, समंदर में जो आइलैंड होता है, ये कहते हैं कि मैं बेसिन और सालसेट आपको दे दूंगा। ठीक है, और बदले में आप क्या करेंगे? बदले में आप मुझे पेशवा बनाएंगे, सैन्य मदद देंगे। सैन्य मदद से माधव नारायण राव को हटाया जाएगा और मैं पेशवा बनूंगा। इस षड्यंत्र को देखते हुए क्या होता है? इस षड्यंत्र को देखते हुए नाना फडणवीस जो हैं, नाना फडणवीस ये क्या करते हैं? नाना फडणवीस बंगाल प्रेसिडेंसी के साथ,
बंगाल प्रेसिडेंसी के साथ कौन सी संधि करेंगे? पुरंदर की संधि करेंगे। पुरंदर की संधि करेंगे 1773 ईस्वी। 1773 ईस्वी में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया हुआ था। वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल रहते हैं, उनके समय में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया हुआ था। उस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या प्रावधान था? इन तीनों प्रेसिडेंसियों में सबसे प्रमुख कौन है? सबसे प्रमुख बंगाल प्रेसिडेंसी होगी। बंगाल के गवर्नर को क्या कहा गया? बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया। कैसे कहा गया? रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के द्वारा। ये कोई बिंद है जो कह रहे हैं नवाब और दीवान में क्या अंतर है? नवाब राजा को कहते हैं, राजा का जो मंत्री होता है उस मंत्री को दीवान कहते हैं। जैसे गांधी जी के पिता क्या थे? जूनागढ़ रियासत में दीवान थे, मतलब मंत्री पद पे थे। नवाब राजा को कहते हैं, उनके राजा का जो मंत्री है उसे दीवान कहते हैं। सही है? तो चलिए भाई, तो इस तरीके से क्या है? इस तरीके से बंबई और बंगाल प्रेसिडेंसी जो है, बंबई सूरत की संधि करती है, बंगाल प्रेसिडेंसी कौन सी? पुरंदर की संधि करती है। पुरंदर की संधि से नाना फडणवीस क्या करते हैं? कहते हैं भाई आपको हमसे युद्ध कर, सूरत की संधि में क्या है? बंबई प्रेसिडेंसी हमसे युद्ध करेगी, युद्ध करने के बाद अगर जीतेगी तब जाकर के आपको फायदा है बेसिक और सालसेट का। यहां पर हमारा पेशवा माधव नारायण राव पहले से ही पेशवा है, आप उसे मान्यता दे दीजिए। आधिकारिक तौर पे आप सबसे शक्तिशाली हैं, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आप सबसे तीनों प्रेसिडेंसियों में सबसे सुप्रीम है। तो मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है अंग्रेजों ने बगल पर ज्यादा महत्व दिया। समझ में नहीं आया बेटा ना, तो अब मैं अंग्रेज बनकर के नहीं आऊंगा, मराठा बनकर के आपके सामने प्रकट होकर के वो युद्ध करके नहीं समझाऊंगा, अपने असर को उठाइए। चलिए, तो मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है कि अब क्या है, अब जो है नाना फडणवीस जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के साथ पुरंदर की संधि करते हैं 1776 ईस्वी। इस संधि के तहत माधव नारायण राव को ही पेशवा स्वीकार कर लिया जाता है। माधव नारायण राव पेशवा होते हैं और बदले में बेसिन आइलैंड जो है इनको मिलना था। बंबई प्रेसिडेंसी पुरंदर की संधि से नाराज हो जाती है और नाराज होकर के कहां पे जाते हैं? नाराज होकर के वो लंदन चले जाते हैं। वहां से ये सिद्ध करते हैं कि ज्यादा लाभदायक संधि कौन सी थी? ज्यादा लाभदायक संधि सूरत की संधि थी। लंदन से, ब्रिटेन से इस संधि को मान्यता दे दिया जाता है, सूरत की संधि को मान्यता दे दिया जाता है। अब नाना फडणवीस को लग जाता है भाई कि बंबई प्रेसिडेंसी हमसे युद्ध करेगी। युद्ध की तैयारियों में ये क्या करते हैं? फ्रांसीसियों से सहयोग लेते हैं। फ्रांसीसी इनके जो है मिलिट्री कमांडर होते थे या सैनिकों को ट्रेनिंग देते थे। जैसे ही फ्रांसीसियों से सहयोग लेते हैं, ये बात बंगाल प्रेसिडेंसी को भी नागवार गुजरती है और अंततः युद्ध की शुरुआत हो जाता है। युद्ध की शुरुआत होता है, मराठे जो है अंग्रेजों पे भारी पड़ते हैं और इस तरीके से क्या होता है? इस तरीके से जो है अंततः 1782 ईस्वी मराठे अंग्रेजों पे भारी पड़ते हैं। 1780 में अगर मैसूर की कहानी याद आ रही है तो हैदर अली ने भी आक्रमण कर दिया। अंग्रेज दक्षिण में कहां कहां फंस गए? बंबई में, मराठवाड़ा क्षेत्र में भी फंस गए, कर्नाटक में भी फंस गए। अंततः अंग्रेज मराठों के सामने झुकते हैं। 1782 ईस्वी में क्या होगा? सालबाई की संधि होगी। सालबाई की संधि से क्या होगा? सालबाई की संधि से युद्ध समाप्त होगा। सालबाई की संधि में एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को लौटा दिया जाता है। पहली शर्त, जैसा कि मैसूर ने भी किया था पहले और दूसरे युद्ध में, मद्रास की संधि पहला युद्ध, मैंगलोर की संधि दूसरा युद्ध। तो सालबाई की संधि में भी कोई भारतीय ही जीता है, मराठे जीते हैं तो एक दूसरे के प्रदेश को लौटा देते हैं। दूसरा जो प्रावधान होगा कि अंग्रेज माधव नारायण राव को क्या करेंगे? माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार कर लेंगे और रघुनाथ राव को पेंशन दे दिया जाएगा। कहानी प्रथम की खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? सालबाई की संधि, सालबाई एक जगह रहता है, वहीं पे ये लोग युद्ध जीते थे और वहीं पर ये संधि किया गया था। और थोड़ा सा ना आप लोग दुरुस्त हो जाइए, दुरुस्त हो जाइए, मतलब कि आईएएस में क्या पूछता है वो सब समझिए। अब देखिए ये पागलों जैसा वाला जो क्वेश्चन है ना, प्रेसिडेंसी क्या होता है ना, जाके क्लास 6 का कोई क्लास ज्वाइन कर लो, क्लास 6 वाले भी बच्चे जो है उनको भी पता होगा। आईएएस के बैच में ना बच्चों से भी बुरा बर्ताव करना ना एकदम से, वही मुझे लगता है पागलपन की हद है। प्रेसिडेंसी क्या होता है? क्लास 6, 7, 8 वाली एनसीईआरटी पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो?
दीवान क्या होता है, नवाब क्या, अरे इतिहास क्यों पढ़ रहे हो, क्यों किसी के ऊपर एहसान करो, छोड़ दो तैयारी। जब दीवान क्या होता है, नवाब क्या होता है यही नहीं पता है तो आईएएस वाला बैच क्यों ज्वाइन कर लिए? ठीक है, तो कहने का था कि कम से कम आईएएस का गला मत घोट दीजिए, ठीक है ना, आईएएस का गला मत घोटिए, आईएएस को आईएएस ही रहने दीजिए। आइए एक बार फिर से समझा देता हूं। नारायण राव जब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ उस समय पेशवा कौन है? नारायण राव है। नारायण राव अभी दुनिया में आंखें खोले हैं। रघुनाथ राव ने इनके पिता की हत्या करवा दिया, माधव राव की, कि अगर ये मर जाएंगे तो रघुनाथ राव जो है पेशवा बन जाएंगे। अब क्या हुआ, नारायण राव आते हैं, पेशवा बनते हैं, तो शासन के लिए 12 लोगों की परिषद गठन कर दी गई, जिसे 12 भाई परिषद कहते हैं। इसका मुखिया कौन था? इसका मुखिया नाना फडणवीस था। अब ये पेशवा नहीं बन पाए तो कूटनीति पे उतर आते हैं। इस कूटनीति के तहत 3 प्रेसिडेंसी रहती है। अंग्रेजों की बंबई प्रेसिडेंसी के साथ इन्होंने कौन सी संधि किया? बंबई प्रेसिडेंसी के साथ सूरत की संधि किया। इस सूरत की संधि से इन्होंने लालच दिया कि मैं आपको बेसिन और सालसेट दूंगा, बदले में आप हमें सैन्य मदद दीजिए और उस सैन्य मदद से मुझे पेशवा बनाइए, रघुनाथ राव पेशवा बन जाए। अब नाना फडणवीस बड़े चालाक रहते हैं, इनको लगा कि भाई ये तो अंग्रेजों के कंधे पे बंदूक रख के हमारे पेशवा को हटाना चाहते हैं। इन तीनों में बॉस कौन है? इन तीनों में बॉस सबसे ज्यादा शक्तिशाली बंगाल प्रेसिडेंसी है। क्यों है? रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से है। तो नाना फडणवीस बंगाल प्रेसिडेंसी के साथ पुरंदर की संधि करेंगे। बंगाल प्रेसिडेंसी माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार करेगी और बदले में उनको बेसिन मिलना था। नाराज होकर के बंबई प्रेसिडेंसी लंदन चली जाती है, आला कमान के पास चली जाती है। लंदन से फिर से सूरत की संधि को ही मान्यता मिलता है। ऐसे में नाना फडणवीस फ्रांसीसियों को बंदरगाह और उन्हें अपने आधुनिक ट्रेनिंग के लिए, सेना की आधुनिक ट्रेनिंग के लिए रखते हैं, जिससे बात बिगड़ जाती है और युद्ध शुरू हो जाता है। अंग्रेज हार जाते हैं। हारने के बाद 1782 में सालबाई की संधि करते हैं और सालबाई की संधि के साथ क्या होता है, दोनों क्षेत्र एक दूसरे के विजित क्षेत्रों को वापस कर देते हैं। माधव नारायण राव को अंग्रेज पेशवा स्वीकार कर लेते हैं। रघुनाथ राव को पेंशन दे दिया जाता है। आइए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 ईस्वी। सालबाई की संधि का एक सकारात्मक पक्ष क्या रहता है? एक सकारात्मक पक्ष यह रहता है कि 20 साल तक अंग्रेजों की हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो फिर से मराठों की तरफ देखें। तो भाई मराठे हैं, जो कहावत है ना, सरलव हाथी तव 9 लाखी, हाथी कितना भी गया गुजरा दिखेगा, 9 लाख का दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है 20 सालों तक अंग्रेजों की मराठा शक्ति को जान गया, अब उनसे उलझने की हिम्मत नहीं है। 1799 में भले ही टीपू सुल्तान मार दिए गए, मैसूर को इन्होंने जीत लिया, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं की मराठा को उलझने की। अब होता क्या है भाई, घर का भेदिया लंका ढावे। अपनी कमजोरी खुद उजागर कर दीजिएगा तो दूसरे मजा ही लेंगे। तो आइए समझते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। पेशवा कौन है? पेशवा माधव नारायण राव है। माधव नारायण राव है। इनको संरक्षण कौन दे रहा था? इनको संरक्षण नाना फडणवीस दे रहे थे। संरक्षण 12 भाई परिषद के मुखिया कौन रहता है भाई? नाना फडणवीस रहते हैं। नाना फडणवीस संरक्षण दे रहे थे। अब होता क्या है, माधव नारायण राव 1795 ईस्वी में आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों आत्महत्या कर लेते हैं? क्योंकि निराश हो जाते हैं। 1773 में पैदा हुए, 1795 में 22 साल की उम्र है। ये चाहते थे कि राजपाट का निर्णय मैं खुद लूं, लेकिन नाना फडणवीस सत्ता अपने हाथों में रखने के लिए इनको बार बार टालते हैं कि अभी आप युवा हैं, अभी आपको शासन प्रशासन की पेचीदगी जो है, जो बारीकियां हैं, वो आपको समझ में नहीं आएंगे। और अंततः क्या होता है, अंततः निराश होकर के ये आत्महत्या कर लेते हैं। रघुनाथ राव मर चुके हैं। अब अगले पेशवा कौन बनेंगे? तो अगले पेशवा रघुनाथ राव भी मर चुके हैं। रघुनाथ राव के पुत्र बाजीराव द्वितीय बनेंगे। बाजीराव द्वितीय बनेंगे। बाजीराव द्वितीय जो रहते हैं, जब तक नाना फडणवीस जिंदा रहते हैं ये नियंत्रण में रहते हैं। जब तक नाना फडणवीस जिंदा रहते हैं ये नियंत्रण में रहते हैं। नाना फडणवीस की मृत्यु कब हो गई? तो नाना फडणवीस की मृत्यु 1800 ईस्वी में हो गई। 1800 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, तो अब इनके ऊपर, बाजीराव द्वितीय के ऊपर नियंत्रण करने वाला कोई नहीं रहा। भाई नाना फडणवीस को शुरू में मैं कहा कडप्पा की तरह थे, जब तक ये जिंदा थे तब तक ये नियंत्रण में रहे। 1800 में इनकी मृत्यु हुआ। इनकी मृत्यु के बाद बाजीराव द्वितीय अब खुले साण मतलब जो है किसी के नियंत्रण में ही नहीं है। आगे क्या होता है,
बाजीराव द्वितीय, बाजीराव ये पेशवा बन चुके हैं भाई, पेशवा बाजीराव द्वितीय मराठों को ही लड़ाने में, मराठों को आपस में लड़ाकर प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो बाजीराव द्वितीय हैं, बाजीराव द्वितीय सेकेंड सिंधिया के साथ मिलकर, सिंधिया के साथ मिलकर जसवंत राव होलकर हैं, जसवंत राव होलकर, कि जसवंत राव होलकर के जो भाई हैं, भाई बिट्ठू जी की हत्या करा देते हैं, बिट्ठू जी की हत्या करवा देते हैं। अब क्या है भाई, पेशवा बाजीराव द्वितीय नाना फडणवीस मर गए, उसके बाद ये बिल्कुल क्या हो जाते हैं, बिल्कुल ये खुले हुए अनियंत्रित हो जाते हैं। बाह्य चुनौतियों से लड़ने की जगह आपस में ही लोगों को लड़ा करके खुश हो जा रहे हैं। अब क्या होता है, बाजीराव द्वितीय सिंधिया के साथ मिलते हैं, जसवंत राव होलकर के भाई बिट्ठू जी की हत्या करवा देते हैं। मराठे कई भाग में बटे थे, जैसे होलकर हैं, इंदौर में होलकर रहते हैं, ग्वालियर में सिंधिया हैं, गुजरात में गायकवाड़ हैं, नागपुर में भोसले थे, इनकी कई सारी शाखाएं थी। तो जब इनकी हत्या करवा देते हैं, बिट्ठू जी की हत्या करवा देते हैं, वो कहावत सुने होंगे भाई कि अपने तो अपने होते हैं। भाई क्या होता है, जसवंत राव होलकर जो है ये आग बबूला होते हैं, मेरे भाई की हत्या आपने करवाया, इनके ऊपर आक्रमण करेंगे। जसवंत राव होलकर अपनी भाई की हत्या से दुखी रहते हैं, गुस्सा रहते हैं, बाजीराव द्वितीय पर आक्रमण करते हैं। बाजीराव द्वितीय जो है पूना छोड़कर कहां भागते हैं, पूना छोड़कर बंबई भाग गए, बंबई भाग गए। पुणे में इनकी पेशवाओं की जो राजधानी थी वो पुणे में था, पुणे महाराष्ट्र में ही है। जब ये बंबई भाग गए, जसवंत राव होलकर ने इनका बंबई में भी पीछा किया, पीछा किया। बंबई में पीछा करने से अब क्या होता है, ये बंबई से भागते हैं और बेसीन द्वीप पर, बेसीन द्वीप पर शरण लिया, शरण लिया। बेसीन द्वीप अब अंग्रेजों का हो चुका है, बेसीन द्वीप अब अंग्रेजों का हो चुका है। अंग्रेजों के पास ये डरे हुए सहमे हुए जाते हैं, कौन, बाजीराव द्वितीय जो पेशवा हैं, और कहते हैं कि हमें बचा लो। पहले आंध्र मराठा युद्ध में मराठों ने एक तरफा अंग्रेजों को हराया था, अंग्रेज डर गए थे, सहम गए थे, हिम्मत नहीं हो रही थी कि मराठों की तरफ नजरें इनायत कर लें, मराठों की तरफ किसी भी गलत इरादे से देख लें। अब ढोल के अंदर पोल किसने खोला भाई, ढोल के अंदर पोल जो है पेशवा ने ही खोला। अंग्रेजों की हिम्मत नहीं थी कि मराठों की तरफ देख सके, लेकिन ये खुद क्या किए, अपनों को लड़वाए। जब जसवंत राव होलकर ने राजधानी में हराया तो बंबई में भगे, जब बंबई में पीछा किया तो बेसीन में गए, बेसीन में जाकर के कहते हैं कि मैं पेशवा हूं, हमें बचा लीजिए। बात किस दिन की रहती है, तो ये घटना 31 दिसंबर 1802 की है, 31 दिसंबर 1802 को। और अंग्रेजों के साथ ये कौन सी संधि करेंगे, बेसीन की संधि करेंगे, क्योंकि बेसीन में हुआ था इसलिए इसे बेसीन की संधि कहेंगे। बेसीन की संधि क्या थी, बेसीन की संधि जो थी, सहायक संधि को इन्होंने स्वीकार कर लिया, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को इन्होंने स्वीकार कर लिया। अब इससे क्या होता है, सहायक संधि को स्वीकार कर लिया मतलब कि अब एक अंग्रेज रेजिडेंट बैठेगा दरबार में, आपकी कोई वैदेशिक संबंध नहीं है, बिना अंग्रेजों की अनुमति के आप कोई विदेशी संबंध नहीं बना सकते हैं, किसी भी यूरोपीय को आप रख नहीं सकते हैं, अपने खर्चे पे एक अंग्रेजी सैन्य टुकड़ी को रखेंगे। इससे क्या होता है, इससे अन्य मराठों के जो ब्रांच हैं, जो शाखाएं हैं, वो कहते हैं हम इस संधि को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि बाजीराव ने ढोल के अंदर पोल मतलब कमजोरी को उजागर कर दिया कि हमारे आपस में ही एकता नहीं है। ठीक है, अब अंग्रेज क्या करते हैं, अब अंग्रेज चुन चुन करके सबको हराते हैं, चुन चुन के सबको हराते हैं। तो अंग्रेजों ने भोसले को पराजित करके, भोसले को पराजित करके कौन सी संधि किया, देवगांव की संधि किया, देवगांव की संधि किया। फिर उसके बाद इन्होंने किसको हराया, तो अंग्रेजों ने सिंधिया को पराजित किया, सिंधिया को पराजित किया, और इनको पराजित करके कौन सी संधि किया, सुरजी अर्जन गांव की संधि किया, अर्जन गांव की संधि किया। अंत में किसे हराया, तो अंत में
होलकर को हराया और होलकर को पराजित करके राजपुर घाट की संधि किया। अब यही प्रश्न प्री में पूछता है कि संधि को क्रम से बताइए। तो सबसे पहले कौन हुआ? सबसे पहले देवगांव की संधि हुआ, उसके बाद सुरजी अर्जन गांव की संधि हुआ, फिर राजपुर घाट की संधि हुआ। इसके अलावा प्रश्न पूछता है कौन सी संधि किसके साथ हुआ? तो ये वाला तो बिल्कुल आसान है, स से सुरजी, स से सिंधिया। कौन सी संधि किसके साथ हुआ ये भी पूछा जाता है। यही पे मराठे क्या हुए, कहानी कुछ वैसा ही हो गया। जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को कमजोर करके छोड़ दिए, अंततः पंजा कब मारे? 1799 में मारे। यहां पे मराठों को कमजोर करके छोड़ दिया गया, अंततः पंजा तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में मारा जाएगा। चलिए यहां पे कोई ऐसा पहलू जो ना समझ में आया हो, यहां पे कोई ऐसा पहलू। सिंधिया क्या है? अब देखिए महान प्रश्न आएगा, सिंधिया क्या है? अरबाज अहमद का प्रश्न है कि सिंधिया, मैं कह रहा हूं बेटा ने कि क्यों इतना कुछ तो ऐसा तो नहीं अगल बगल वालों को दिखाने के लिए तो आईएएस वाला बैच नहीं ज्वाइन कर लिए हो। अभी मैं कह रहा हूं मराठों की कई शाखाएं थी, ग्वालियर में सिंधिया थे, इंदौर में होलकर थे, गुजरात में गायकवाड़ थे, नागपुर में भोसले थे। अब सिंधिया क्या है बताइए। चलिए भाई, तो मैं मान के चलता हूं कि क्लास में जो कुछ बच्चे हैं बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। लव यू बेटा, लव यू। उज्जवल प्रसाद जो है लगातार करते रहते हैं कमेंट, ये बस आप देख लें तो मैं आपका कमेंट देखता रहता हूं। बार बार आप मजबूर करते हैं कि एक बार रिप्लाई कर दिया जाए। आइए भाई, कहां पे आते हैं? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध पे आते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध पर आते हैं। कब से कब तक लड़ा गया? 1817 से 1818 ईस्वी। पहला प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय वॉरेन हेस्टिंग्स थे। द्वितीय के समय कौन था? यह भी प्रश्न पूछा गया है। द्वितीय के समय लॉर्ड वेलेजली थे। तृतीय के समय कौन है? अभी इसको खत्म करके नोट्स बनवा रहा हूं। तृतीय के समय कौन है? तो इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स कब से कब तक थे? 1813 से 1823 ईस्वी तक थे। कारण क्या रहता है भाई? तो कारण जो है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा पिंडारियों का दमन रहता है। पिंडारियों का दमन। अब यह प्रश्न उठता है कि ये पिंडारी कौन है? अब यह प्रश्न उठता है कि ये पिंडारी कौन है? तो इस तरीके से क्या है, पिंडारी जो है मराठों के बैकबोन थे, मतलब मराठा शक्ति की रीढ़ थे। मराठा शक्ति की रीढ़ का मतलब क्या हुआ? ये बिना वेतन लिए, मतलब कोई भी सैलरी, सेना में कोई भी है भाई तो सेना में है, सैलरी लेगा, तनख्वाह लेगा। ये बिना सैलरी लिए क्या करते थे? बिना सैलरी लिए जो है मराठों की तरफ से युद्ध करते थे। किस शर्त पे युद्ध करते थे? कि हम युद्ध में आपकी तरफ से लड़ेंगे और जब युद्ध आपको जिता देंगे तो आप हमें कुछ भी मत दीजिएगा। जिनको हम हराएंगे उनके राज्य में खुली लूट करेंगे, उनके राज्य में खुली लूट करेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से जो है पिंडारी मराठों का बैकबोन थे। पिंडारी थे तो मराठा थे। इनसे मराठों को फायदा यह होता था कि कोई भी युद्ध है तो 1 रुपया भी कोई खर्च नहीं करना है। पिंडारी चलते थे, फ्री में चलते थे, जान की बाजी लगा देते थे। क्यों लगा देते थे? कि जब जीतेंगे तभी हमको फायदा है, लूट करने की छूट मिलेगी। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है पिंडारियों का दमन करते हैं। अब बाजीराव को समझ में आता है कि ये पिंडारियों का दमन नहीं, ये तो मराठों का दमन है। और बाजीराव द्वितीय क्या करेंगे? पेशवा बाजीराव द्वितीय अब क्या करेंगे? युद्ध करेंगे। युद्ध करेंगे। युद्ध का क्या परिणाम होगा भाई? जब अपनों को अंग्रेज चुन चुन के हरा रहे थे, जब अपनों को चुन चुन के हरा रहे थे, तब तो आप तमाशा देख रहे थे दूसरे वाले युद्ध में। तीसरे वाले में क्या है? तीसरे वाले में सब हार गए हैं। सिंधिया हार गए हैं, भोसले हार गए हैं, होलकर हार गए हैं। अपना भेद तो आपने अंग्रेजों के सामने जाके खोल दिया था। अब पिंडारियों का दमन हो रहा है, तब आपको समझ में आ रहा है कि ये तो मराठों का, पिंडारियों का नहीं मराठों का दमन है। ये तो वही कहावत हो गया भाई ना, अब पछतायत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और परिणाम क्या होता है? परिणाम होगा 1818 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में कौन सी संधि होगी? मंदसौर की संधि। मंदसौर की संधि। वहां पे कान खोल के सुनिएगा,
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मैंगलोर की संधि था। मैंगलोर अलग क्षेत्र है, मंदसौर अलग क्षेत्र है। मंदसौर की संधि से क्या होगा? मंदसौर की संधि से पेशवा बाजीराव द्वितीय पराजित होते हैं और इन्हें पेंशन दे दिया जाता है। जैसे मुगलों को पेंशन दे दिया गया था ना, बक्सर के युद्ध में मुगलों को पेंशन दे दिया गया, मुगलों का काम खत्म, वैसे ही इनको पेंशन दे दिया गया, मराठों का काम खत्म। यहीं पे आंग्ल मराठा युद्ध की कहानी खत्म। अब फटाफट जो है नोट्स बनाना शुरू कीजिए, फटाफट जो है नोट्स बनाना शुरू कीजिए। हेडिंग दे दीजिए आंग्ल मराठा संघर्ष, हेडिंग दे दीजिए आंग्ल मराठा संघर्ष। लिखिए, बक्सर के युद्ध में, बक्सर के जो मेरे साथ नोट्स बना लिए वो नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो एकदम से बेसिक वाले बच्चे हैं जिनको नोट्स ही चाहिए तो फटाफट आइए। बक्सर के युद्ध में, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की विजय के पश्चात, अंग्रेजों की विजय के पश्चात, नरेंद्र अगर बहुत ज्यादा स्मार्ट बनोगे बेटा ना तो पर हमको भी काटने आते हैं। मैं देख रहा हूं कि आप बहुत दिनों से बहुत ज्यादा उड़ रहे हो, ज्यादा मत उड़ो बेटा। कहा जाता है ना कि धैर्य की परीक्षा मत लो, मैं तुमको बहुत दिनों से इग्नोर कर रहा हूं, ठीक है? नहीं समझ में आ रहा है तो अपने से पढ़ लो, बहुत बड़ी स्मार्ट हो तो रोजाने की क्या जरूरत है? और तुम्हारी हैसियत नहीं है ना कि तुम हमें वो करो। पहले बार बार करो, जीवन में योग्य बनो। जितनी उपलब्धियां मैंने, वही अपने बारे में नहीं बताना चाहिए ना, जितनी उपलब्धियां हैं पहुंच जाना, पहुंचने के बाद फिर कमेंट करना तो लगेगा कि हाँ पहुंच चुके हो, ठीक है ना? और अपनी सीमा में रहो, अपनी जो कहा जाता है जो अपनी हैसियत है उसमें रहो। पंख हम लोग को बहुत अच्छे से कतरने आते हैं। कई मतलब जब से क्लास शुरू हुआ है तुम्हारा मैं देख रहा हूँ कुछ ज्यादा उड़ रहे हो। मत आओ, तुमको क्लास नहीं पसंद है, कौन जबरदस्ती तुमको खींच रहा है क्लास में आ जाओ? कोई जबरदस्ती बुला तो रहा नहीं, क्लास में आ ही जाओ। ये सब जो है ना कुछ अपनी काबिलियत दिखाते हैं, काबिलियत दिखाते हैं मैं कितना काबिल हूं। क्लास के अन्य बच्चे जो है थोड़ा सा, ये मानसिक बीमारी होती है। मानसिक बीमारी मतलब हमारी काबिलियत को आप देखिए, हमारी काबिलियत को समझिए, अन्य छात्रों को दिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए भाई लिखिए कि बक्सर के युद्ध, अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध को जीतने के पश्चात दक्षिण भारत की तरफ, दक्षिण भारत की तरफ साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई, साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। और इसी के साथ, और इसी के साथ आंग्ल मराठा युद्ध अवश्यंभावी हो गया। आंग्ल मराठा युद्ध अवश्यंभावी हो गया, आंग्ल मराठा युद्ध अवश्यंभावी हो गया था। हेडिंग दे दीजिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। उसके नीचे हेडिंग दे दीजिए कारण, कारण। उसके आगे डैश देकर के लिखिए आंतरिक कारण, आंतरिक कारण। आंतरिक कारण में फिर लाइन चेंज कर दीजिए, 1 2 3 4 करके लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए अंग्रेजों की, अंग्रेजों की राजनैतिक महत्वाकांक्षाएं, अंग्रेजों की राजनैतिक महत्वाकांक्षाएं जिससे दक्षिण भारत में वो, जिससे दक्षिण भारत में वो भू राजनैतिक, जिससे दक्षिण भारत में वो अपने भू राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं को, अपने भू राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहते थे, पूरा करना चाहते थे, जो कि आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बना, जो कि आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बना। अगला पॉइंट कीजिए, मराठा एक अत्यंत, मराठवाड़ा एक अत्यंत ही, मराठवाड़ा एक अत्यंत ही समृद्ध क्षेत्र था, समृद्ध क्षेत्र था, जो कि आर्थिक रूप से अंग्रेजों के लिए, जो कि आर्थिक रूप से अंग्रेजों के लिए अत्यधिक फायदेमंद था, आर्थिक रूप से अंग्रेजों के लिए अत्यधिक फायदेमंद था। अगला पॉइंट लिखिए मराठा राज्य की भौगोलिक स्थिति, मराठा राज्य की भौगोलिक स्थिति समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र में था, समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र में था, जो कि समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र में था, जो कि अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों के लिए अत्यधिक व्यापारिक महत्व का था, अंग्रेजों के लिए अत्यधिक व्यापारिक महत्व का था। इसलिए भी, इसलिए भी वे मराठवाड़ा क्षेत्र पर कब्जा करना चाहते थे, इसलिए भी वे मराठवाड़ा क्षेत्र पर कब्जा करना चाहते थे। अगला पॉइंट लिखिए अंग्रेज दक्षिण भारत के, अंग्रेज दक्षिण भारत के मसाला और कपास के व्यापार पर,
मसाला और कपास के व्यापार पर पूर्ण नियंत्रण चाहते थे। पूर्ण नियंत्रण चाहते थे और पूर्ण नियंत्रण चाहते थे और इसलिए भी आंग्ल मराठा युद्ध अवश्यंभावी हो गया। इसलिए भी आंग्ल मराठा युद्ध अवश्यंभावी हो गया। अगला पॉइंट लिखिए, मराठा और बंबई प्रेसिडेंसी के मध्य, मराठा और बंबई प्रेसिडेंसी के मध्य सीमा विवाद था। सीमा मतलब बाउंड्री डिस्प्यूट था, सीमा विवाद था, जो कि आगे चलकर आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बना। आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बना। हेडिंग दे दीजिए बाह्य कारण। हेडिंग दे दीजिए बाह्य कारण। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुका था। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुका था तथा उन्हें अपने भारी मशीनों के लिए बड़े पैमाने पर प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता थी। तथा उन्हें अपने भारी मशीनों के लिए बड़े पैमाने पर प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता थी। इसलिए भी आंग्ल मराठा युद्ध अंग्रेजों के साम्राज्य विस्तारवादी नीति का ही, इसलिए भी आंग्ल मराठा युद्ध अंग्रेजों के साम्राज्य विस्तारवादी नीति का ही परिणाम था। नेक्स्ट कीजिए, अंग्रेज भारत पर राजनीतिक नियंत्रण के साथ यूरोपीय राजनीति में अपनी सर्वोच्च स्थिति को बनाए रखना चाहते थे। हेडिंग दे दीजिए आकस्मिक कारण। लिखिए, रघुनाथ राव की पेशवा बनने की महत्वाकांक्षा और इस दृष्टिकोण से अंग्रेजों के समक्ष झुकना, जिससे अंग्रेजों को मराठा राजनीति में हस्तक्षेप का अवसर मिला। हेडिंग दे दीजिए युद्ध की घटनाएं। पहला पॉइंट लिखिए, रघुनाथ राव ने बंबई प्रेसिडेंसी के साथ 1775 ईस्वी में सूरत की संधि की जिसके अंतर्गत अंग्रेजों को बेसीन और सालसेट द्वीप देकर बंबई प्रेसिडेंसी के सैन्य मदद से रघुनाथ राव को पेशवा बनाए जाने का समझौता हुआ। अगला पॉइंट कीजिए भाई, नेक्स्ट पॉइंट। इस संधि के विरोध में बारह भाई परिषद के प्रमुख नाना फडणवीस ने बंगाल प्रेसिडेंसी के साथ वर्ष 1776 में पुरंदर की संधि किया, जिसके अंतर्गत पेशवा माधव नारायण राव को मराठवाड़ा क्षेत्र का राजा स्वीकार
स्वीकार किया गया तथा तथा रघुनाथ राव को पेंशन देने की बात पर तथा रघुनाथ राव को पेंशन देने की बात पर सहमति बनी। नेक्स्ट पॉइंट कीजिए। परंतु लंदन के सर्वोच्च ईस्ट इंडिया कंपनी की संस्था के द्वारा बंबई प्रेसिडेंसी के सूरत की संधि का अनुमोदन किया गया। बंबई प्रेसिडेंसी के सूरत की संधि का अनुमोदन किया गया और इस प्रकार प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत हो गई। हेडिंग दे दीजिए परिणाम। लिखिए साल बाई की संधि ब्रैकेट में 1782 साल बाई की संधि ब्रैकेट में 1782 के द्वारा महादजी सिंधिया की साल बाई संधि के द्वारा महादजी सिंधिया के मध्यस्थता से अंततः यह युद्ध समाप्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, संधि की शर्तों के अंतर्गत माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार किया गया तथा रघुनाथ राव को पेंशन दे दिया गया तथा दोनों पक्ष एक दूसरे के विजित क्षेत्र से वापस युद्ध पूर्व की स्थिति में आ गए। हेडिंग दे दीजिए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। कारण कीजिए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। कारण सभी कारण में जो आंतरिक और बाह्य कारण है वो सारे कारण होंगे। फिर से उसी पॉइंट को लिखाने का कोई मतलब नहीं है, तो लिखिए प्रथम आंग्ल मराठा कारण में पहला पॉइंट लिखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के सभी आंतरिक और बाह्य कारण। चलिए ऐसा बेटा नरेंद्र आपने माफी मांग लिया, मैंने देख लिया, ठीक है। आप लोग देखिए मैं कुछ चीजें आप लोग को जिंदगी में ना समझाना चाहता हूं, आगे बढ़ने का कुछ सूत्र देना चाहता हूं। आप लोग अभी नादान है, अभी 20 साल 22 साल के बच्चे हैं। कभी हम लोगों को देखते हैं कि हम लोग क्लास में पढ़ा रहे हैं और किसी दूसरे टीचर की बुराई किया जाए। इसी क्लास में एक शिक्षक विशेष का बहुत ज्यादा डिमांड किया गया, उस शिक्षक को लाइए। एक तरीका ये हो सकता था कि मैं उनकी बुराई कर दूं, लेकिन कभी भी जिसको देखिए जिसको जीवन में आगे बढ़ना है ना वो किसी दूसरे की बुराई करेगा ही नहीं। वो अपने ऊपर क्या करेगा, अपने ऊपर काम करेगा और अपने मेहनत से आगे बढ़ेगा, ठीक है। एक चीज और है बेटा ना कि आप लोगों से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत हम लोग वो नहीं है ना कि 2-3 साल से 4 साल से पढ़ाना शुरू किया। आपके सर्टिफिकेट की आवश्यकता है कि आप हमें सर्टिफिकेट देंगे तब माना जाएगा कि हाँ इस बच्चे ने मुझे सर्टिफिकेट दिया इसलिए मैं अच्छा पढ़ाता। अभी आप बीए किए हुए 2 साल हुए हैं, कम से कम सैकड़ों से ज्यादा हम लोगों के स्टूडेंट डिफरेंट फील्ड में सिलेक्टेड हैं। कम से कम 20 ऐसे लड़के हैं जो सिलेक्ट होकर के हम लोगों से पढ़ रहे हैं। मैं बार बार बेटा देखे नहीं, इसी क्लास में बस डिस्टर्बेंस है, ठीक है ना। बाकी क्लास में बच्चे वो हैं और इस क्लास में मैं देख भी रहा हूँ कि लेवल बहुत ही कम है बच्चों का। आप लोग कतई भी ना, ये मैं आपको अपना समझ के समझा रहा हूँ, भले 1 मिनट 2 मिनट क्लास थोड़ा सा वो हो जाएगा। मैंने शुरू में ही कहा कि भाई जो कोचिंग के फील्ड में टीचर चेंज होने का पैमाना है वो भी मैंने बता दिया था कि 33%, 1/3 छात्र अगर निगेटिव चले गए, मान लिया जाता है कि ये कोई षड्यंत्र नहीं है, ये सही में वो टीचर अच्छा नहीं है, तभी 1/3 बच्चे आगे। मैं शुरू में ही कहा दिया कि आप लोगों की संख्या 5-6 है, मैं 20-25 मान लिया, 20-25 बच्चे होंगे। जहां पे 40,000 बच्चे बैच में हैं, 40,000 बच्चों के बैच में 20-25 1% भी तो नहीं हुआ भाई। 1% क्या 0.something% हुआ। अब टीचर चेंज हो नहीं सकते हैं। अब मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए, टीचर चेंज हो नहीं सकते हैं। मैंने शुरू में भी उदाहरण दिया था कि शाहरुख खान की पिक्चर को करोड़ों लोगों ने, वो कौन सी पिक्चर उनकी थी, अभी जवान के पहले जो उनकी पिक्चर थी, करोड़ों लोगों ने उसका बाइकआउट किया। भारतीय सिनेमा की सबसे हिट पिक्चर हो गई। देश के प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी मात्र अपने देश के 43% लोगों का समर्थन पाई। इसका मतलब यह है कि 53% लोगों ने समर्थन नहीं दिया। 53% लोगों ने समर्थन नहीं दिया, इसका मतलब क्या आप कहेंगे क्या कि 53% लोग, देश के 53% लोग पसंद उनको नहीं करते हैं। अब ऑप्शन है क्या कि प्रधानमंत्री चेंज कर दो। पूर्ण बहुमत से आए हुए हैं भाई ना, 53% उनको, मात्र 43% वोट मिला उनको। इसका मतलब 53%
ने उनको वोट नहीं दिए। पीपल परसेंट लाख चिल्लाते रहे लेकिन प्रधानमंत्री तो बदलेगा नहीं, 5 साल के लिए वही रहेंगे। कहने का अर्थ बेटा यह है ना कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए सोचिए। आज से 20 साल पहले हम लोग भी वहीं पे थे जहां पे आप हैं। मेहनत किया गया, धीरे धीरे रास्ता बनता गया, नहीं आईएएस बने, एक अच्छे मुकाम पर है। फिर से कई बार मैं कहा अपने बारे में बताना अच्छा नहीं लगता है। 2019 में टीचिंग एक्सीलेंसी अवार्ड मुझे मिला हुआ है, 2022 में इमर्जिंग एजुकेटर अवार्ड मिला हुआ है। इसी इतिहास विषय में 2 बार नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन क्वालिफाई किया। मेरे कहने का मतलब बेटा यह है ना कि आप लोग नकारात्मक सोच के भी कुछ कर नहीं सकते हो। कई बार मैंने कहा कि आज तक मैंने किसी बच्चे को ब्लॉक करवाया नहीं, आज तक हमसे ये हुआ ही नहीं कि मैं किसी बच्चे को ब्लॉक करूं। मुद्दे की बात यह है बेटा ना कि क्लास में थोड़ा सा जूझिए। मैं आईएएस का टीचर हूं, मैं प्राइमरी स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज का टीचर नहीं हूं। कोई पूछेगा नवाब क्या होता है, पूरी कहानी बता दी, अब नवाब क्या होता है। कोई उसमें पूछे सर दीवान और नवाब में अंतर बता दीजिए। जिसको नहीं समझा उसके लिए अब मैं क्या करूं। ठीक है, तो क्लास को डिस्टर्ब आप लोग मत किया कीजिए। अभी आप लोगों के सामने पूरा जीवन पड़ा है, खूब सकारात्मक दिशा में मेहनत कीजिए। सकारात्मक दिशा में मेहनत करेंगे तो अगले 2-4 सालों में, 5 सालों में अपने परिवार का एक गुरूर हो जाएंगे, अपने परिवार का एक ऐसा सफल लड़का हो जाएंगे कि आगे चलकर के पूरे परिवार की जिम्मेदारियों को संभाल पाएंगे। ठीक है, चलिए, और बाकी चीजें हैं कि आप लोग के पास जितना हुनर है उससे बहुत ज्यादा हुनर हम लोग अपने जमाने में हम लोग भी हुनरबाज थे। ठीक है, तो वही है कि छात्र हैं, छात्र की सीमा में रहिए, मजा लीजिए, हम लोग अपनी दुनिया में मस्त हैं। चलिए आगे बढ़िए। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, कारण में आपने लिख लिया प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के सभी आंतरिक और बाह्य कारण। आप लिखिए, हेडिंग दे दीजिए आकस्मिक कारण, हेडिंग दे दीजिए आकस्मिक कारण। लिखिए, पेशवा माधव नारायण राव की मृत्यु के पश्चात, पेशवा माधव नारायण राव की मृत्यु के पश्चात रघुनाथ राव के पुत्र बाजीराव द्वितीय, रघुनाथ राव के पुत्र बाजीराव द्वितीय पेशवा बने, पेशवा बने, फुल स्टॉप। जब तक नाना फडणवीस जिंदा थे, जब तक नाना फडणवीस जिंदा थे, ब्रैकेट में 1800 ईस्वी, 1800 ईस्वी, जब तक नाना फडणवीस जिंदा थे तब तक पेशवा बाजीराव द्वितीय नियंत्रण में थे, पेशवा बाजीराव द्वितीय नियंत्रण में थे। उनकी मृत्यु के पश्चात, उनकी मृत्यु के पश्चात बाह्य चुनौतियों की जगह, बाह्य चुनौतियों की जगह इन्होंने आंतरिक कलह को बढ़ावा दिया, आंतरिक कलह को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट, बाजीराव द्वितीय ने सिंधिया के साथ मिलकर, सिंधिया के साथ मिलकर धोखे से जसवंत राव होलकर के भाई बिट्ठू जी की हत्या करवा दी, जसवंत राव होलकर के भाई बिट्ठू जी की हत्या करवा दी, जिससे जसवंत राव होलकर क्रोधित होकर पेशवा बाजीराव द्वितीय पर पुणे में आक्रमण कर दिया, जिससे जसवंत राव होलकर क्रोधित होकर पेशवा बाजीराव द्वितीय पर क्रोधित होकर पुणे में आक्रमण कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, पेशवा पुणे से बंबई भाग गया, पेशवा पुणे से बंबई भाग गया तथा जब जसवंत राव होलकर ने उनका पीछा बंबई में किया तो पेशवा अंग्रेजों के पास बेसीन के द्वीप पर शरण लिए, पेशवा अंग्रेजों के पास बेसीन के द्वीप में शरण लिए तथा 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को सहायक संधि को स्वीकार किया, जिसे बेसीन की संधि के नाम से जाना गया। हेडिंग दे दीजिए युद्ध की घटनाएं। पेशवा के इस संधि को मराठों की अन्य शाखाओं ने स्वीकार नहीं किया तथा अंग्रेजों ने अब मराठों की दुर्बलता का
लाभ उठाकर क्रमशः सभी मराठाओं को पराजित कर दिया, क्रमशः सभी मराठाओं को पराजित कर दिया, जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार है। पहला लिखिए, भोसले ने, जो क्रमशः इस प्रकार है, डैश देकर के लाइन चेंज। पहला, भोसले ने 1803 ईस्वी में देवगांव की संधि, 1803 ईस्वी में देवगांव की संधि के अंतर्गत, देवगांव की संधि के अंतर्गत अंग्रेजों को कटक और वर्धा नदी के पश्चिम का भाग दे दिया, अंग्रेजों को कटक और वर्धा नदी के पश्चिम का भाग दे दिया। अगला पॉइंट कीजिए, सिंधिया ने 1803 ईस्वी में, सिंधिया ने 1803 ईस्वी में सुरजी अर्जन गांव, 1803 ईस्वी में सुरजी अर्जन गांव की संधि के तहत गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया, गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया। अगला लिखिए, होलकर ने विवश होकर राजपुर घाट की संधि अंग्रेजों से किया, राजपुर घाट की संधि अंग्रेजों से किया, और इस प्रकार अंततः द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ, इस प्रकार द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। हेडिंग दे दीजिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। कारण में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के सभी आंतरिक और बाह्य कारण, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के सभी आंतरिक और बाह्य कारण। उसके नीचे हेडिंग दे दीजिए आकस्मिक कारण, आकस्मिक कारण। इसमें लिखिए आकस्मिक कारण में पहला पॉइंट, नवीन गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों के दमन की शुरुआत किया, पिंडारियों के दमन की शुरुआत किया। ये पिंडारी बिना वेतन के मराठों की तरफ से युद्ध करते थे, और इस प्रकार मराठा शक्ति की रीढ़ थे, और इस प्रकार मराठा शक्ति की रीढ़ थे। नेक्स्ट पॉइंट, युद्ध की घटनाएं, हेडिंग दे दीजिए युद्ध की घटनाएं, युद्ध की घटनाएं। अब जाकर पेशवा बाजीराव द्वितीय को एहसास हुआ, अब जाकर पेशवा बाजीराव द्वितीय को एहसास हुआ कि यह पिंडारियों का नहीं बल्कि मराठों के संपूर्ण दमन की तैयारी है, मराठों के संपूर्ण दमन की तैयारी है। और इस प्रकार पेशवा ने अंग्रेजों से युद्ध की शुरुआत किया, पेशवा ने अंग्रेजों से युद्ध की शुरुआत किया, और अंततः पराजित होकर वर्ष 1818 में मंदसौर की संधि को स्वीकार किया, वर्ष 1818 में मंदसौर की संधि को स्वीकार किया। हेडिंग दे दीजिए परिणाम। इस संधि के अंतर्गत पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन दे दिया गया, और अंततः मराठा साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का अंग हो गया, चलिए भाई, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आंग्ल सिख युद्ध, ये क्या है? ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार का तृतीय चरण है, ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार का तृतीय चरण है। ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार का तृतीय चरण, उसमें क्या है? आंग्ल सिख युद्ध है। अभी तक आप लोगों ने क्या देखा? तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि 1757 में प्लासी से बंगाल की कहानी खत्म हो गई,
1764 से मकसद से उत्तर भारत की कहानी समाप्त हो गया। उत्तर भारत के बाद ये दक्षिण भारत की तरफ रुकती है। 1799 में मैसूर की कहानी खत्म हो गया। 1818 में मराठों की कहानी समाप्त हो गया। दक्षिण में जो निजाम थे, निजाम अंत तक स्वामी भक्त बने रहे, अंत तक अंग्रेजों के प्रति 1947 तक जो है लॉयल बने रहे। 1818 तक जब दक्षिण की कहानी खत्म हो गया, अब स्वाभाविक क्या था? अब स्वाभाविक जो है उत्तर पश्चिम भारत था। उत्तर पश्चिम भारत था। उत्तर पश्चिम भारत में कौन है? उत्तर पश्चिम भारत में सिख है। यूनिट का नाम क्या है? यूनिट का नाम ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार है। जब ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार है तो भाई पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में विस्तार होगा। उत्तर की कहानी खत्म प्रथम चरण में, दक्षिण की कहानी खत्म द्वितीय चरण में, साम्राज्य विस्तार का तृतीय चरण, और आंग्ल सिख युद्ध से उत्तर पश्चिम भारत की भी कहानी खत्म होगी। आंग्ल सिख युद्ध के अंतर्गत कुल 2 युद्ध हुए। कुल 2 युद्ध हुए, प्रथम और द्वितीय। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 ईस्वी तक चला, और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 तक हुआ। 1848 से 1849 ईस्वी तक हुआ। ठीक है, तो 2 आंग्ल सिख युद्ध, इस 2 आंग्ल सिख युद्ध से सिखों की भी कहानी खत्म हो जाएगा और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर मींस की अब ये प्राकृतिक सीमा तक पहुंच जाएंगे। भारत की प्राकृतिक सीमा क्या है भाई? पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में हिमालय, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वतमाला। हिंदू कुश पर्वतमाला में जो खैबर दर्रा है, उसी खैबर दर्रा से सभी विदेशी आक्रमण हुए हैं। उसी खैबर दर्रा से सभी विदेशी आक्रमण हुए हैं। अगर उस खैबर दर्रा को ब्लॉक कर दिया जाए, उसे अवरुद्ध कर दिया जाए, तो प्राकृतिक सीमा अब भारत में प्रवेश का कोई साधन ही नहीं है। रूस के बारे में आपने सुना है, रूस कहां पे आता है? रूस यूरेशिया में आता है। कल मैंने फ्रांस के बारे में बताया, फ्रांस का राजा बुर्बो वंश था, बुर्बो वंश के राजा थे, लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां। बाद में फिर नेपोलियन वहां का राजा बन जाता है। वैसे ही रूस में 1917 तक राजशाही था, जार। रूस के राजा को जार कहा जाता था। रूस की क्रांति आपके सिलेबस का विषय है। रूस के राजा को जार कहा जाता था। तो जार भी निरंकुश थे, जैसे फ्रांस में बुर्बो वंश निरंकुश था, वैसे रूस भी निरंकुश था। और रूस भी साम्राज्य विस्तारवादी नीति का पालन करता था। रूस कई बार अफगानिस्तान को जीता था। अंग्रेजों को डर हमेशा इसी बात का था कि जितना मेहनत करके भारत को हमने जीता है, कहीं ऐसा ना हो कि खैबर दर्रे से रूस वाले हमारे ऊपर आक्रमण करें। अंग्रेजों को भारतीयों से उतना डर नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि भारतीयों के लड़ने की पद्धति को वो जानते थे कि ये बर्छी ढाल कृपाण कटारी वाले हैं, ये परंपरागत युद्ध नीति से लड़ने वाले हैं। इनको डर यूरोपियों से लगता था। यूरोपियों में आधुनिक युद्ध प्रणाली थी। अतः इनका उद्देश्य कहां पे था? इनका उद्देश्य उत्तर पश्चिम भारत की प्राकृतिक सीमा तक पहुंचने का था। ठीक है, तो इसी में क्या हुआ? इसी में आंग्ल सिख युद्ध हुआ। कुल 2 युद्ध हुए। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846, दूसरा वाला 1848 से 1849। अब आइए देखते हैं भाई कि सिख कहां में थे। सिख पंजाब में थे। सिख धर्म पंजाब और महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, सिख धर्म की स्थापना किसने किया? सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने किया। गुरु नानक देव ने किया। गुरु नानक देव की मृत्यु के पश्चात सिख धर्म में गुरु परंपरा कुल कितने गुरु? कुल 10 गुरु। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन
आदि ग्रंथ का संकलन किया। जैसे हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में गीता है, मुस्लिम धर्म में कुरान है, ईसाई धर्म में बाइबिल है, वैसे ही सिख धर्म में क्या है? सिख धर्म में आदि ग्रंथ है। वही पवित्रता आदि ग्रंथ की है। सिख धर्म में गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु आई थी, गुरु गोविंद सिंह थे। इसके पश्चात फिर कौन आता है? फिर बंदा बहादुर आते हैं। कौन आते हैं? बंदा बहादुर। ये सब मेडाइवल हिस्ट्री में, मध्यकालीन भारत में ये सब आप लोग पढ़ेंगे। बस थोड़ा सा मैं महाराजा रणजीत सिंह तक का एक जो है कह सकते हैं बेस, या एक कह सकते हैं कि इनकी पेडिग्री क्लियर कर रहा हूं। तो बंदा बहादुर क्या रहते हैं? अगर आप देखेंगे मुगलों के पतन में, मुगलों से ये कुछ चुनौती देते हैं। फारूक सियर ने क्या किया? फारूक सियर ने बंदा बहादुर की हत्या करवा दिया। फारूक सियर ने क्या किया था? इनके पुत्र समेत इनकी हत्या करवा दिया। इसके बाद क्या हुआ? सिखों की स्थिति थोड़ी कमजोर हुई। मुगलों के पतन के दौर में मोहम्मद शाह रंगीला रहते हैं। कौन है? मोहम्मद शाह रंगीला है। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में क्या होता है? उत्तर पश्चिम से नादिर शाह का आक्रमण हुआ। नादिर शाह का आक्रमण हुआ। अब क्या होता है? मुगलों की स्थिति कहां पे कमजोर हुई? मुगलों की स्थिति उत्तर पश्चिम में कमजोर हुआ। नादिर शाह के बाद फिर किसका आक्रमण हुआ? नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ। अब्दाली का आक्रमण हुआ और इस आक्रमण में और ज्यादा स्थिति भाई कमजोर हुआ। मुगल जो है 1757 में प्लासी के युद्ध से नाम मात्र का सांसारा गए थे। कल आपने पानीपत का तृतीय युद्ध देखा था, 1761 में हुआ था। मतलब अब मुगल नाम मात्र के साथ साथ मतलब उत्तर पश्चिम में क्या फिर से अवसर खुल रहा है और यहीं पे सिख जो है फिर से अपनी मजबूत स्थिति बनाना शुरू करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। सुकर चाकिया मिसल है। सुकर चाकिया मिसल है। सुकर चाकिया मिसल के कौन रहता है? महाराजा रणजीत सिंह रहते हैं। महाराजा रणजीत सिंह हैं। इन्होंने क्या किया? महाराजा रणजीत सिंह ने, एक पंजाब भारत में है, एक पंजाब पाकिस्तान में है। इन्होंने कहां कहां पे अपनी स्थिति मजबूत किया? पंजाब में, लाहौर में, अमृतसर में, कश्मीर में, मुल्तान क्षेत्र में। और देखते ही देखते क्या होता है? देखते ही देखते सिख साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं। तो क्या है भाई? अप एंड डाउन। जहांगीर जब रहता है, वो सब मध्यकाल में आप लोग पढ़ेंगे, जहांगीर का ये गुरु अर्जुन देव के साथ विवाद रहता है, वो सब कहानी उधर की है। मतलब सिख जो है मुगलों के दौर में क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। जब मुगल कमजोर होते हैं तो फिर से क्या होता है? सिख लोग फिर से मजबूत होते हैं। और सिख साम्राज्य की स्थापना किसके नेतृत्व में? महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में। एक बार अंग्रेजों की जो ललचाई निगाहें थी, 1757 में बंगाल की कहानी खत्म हो गया था। 64 में उत्तर भारत की कहानी खत्म हो गया था। 1799 में मैसूर की कहानी खत्म हो गया था। 1805-6 तक द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से मराठों की कहानी खत्म हो गया था। बस औपचारिकता बचा था, फॉर्मेलिटी बचा था। अरे चुन करके सबको हराया भाई ना। पेशवा साहब जाकर के बेसिन की संधि कर लिए, सिंधिया को सुरजी अर्जन गांव की संधि से मजबूर किया। सबको वहां पे राजपूत घाट की संधि जो है उसे कर रहे हैं, भोसले देवगांव की संधि कर रहे हैं। मराठों की कहानी खत्म है। जब चाहते जैसे कहा जाता है चिकन नेक अपने हाथ में आ गया है। एक बार अंग्रेजों की ललचाही निगाहें, जब मराठों की कहानी 1806 में ही खत्म है, एक बार ललचाही निगाहें उत्तर पश्चिम की तरफ देख रही थी। प्रयास भी करते हैं। एक हमारे यहाँ पे कहा जाता है ना, परिमार जब शमशेरों से महाराज मैं नाई हूं। जब शेर को सवा शेर मिल जाता है तो क्या है? अंग्रेजों की फितरत थी कि तुरंत पैरों पे गिरते थे। कहानी तब से देख रहे हैं, हैदर अली के जमाने से देख रहे हैं। जब आते हैं मद्रास में पैरों पे गिरते हैं। 1884 में टीपू सुल्तान को ये सोचे थे हफ्ता 10 दिन में हरा देंगे, फिर से पैरों पे गिरते हैं मैंगलोर में। 1782 में मराठों के पैरों पे गिरते हैं। एक जोर आजमाइश इन्होंने जब मराठों को कमजोर कर लिया तो ललचाही निगाहें सिख साम्राज्य पे देख रही थी। और क्या करते हैं? एक प्रयास करते हैं, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह
सामर्थ्यवान थे, कुशल नेतृत्वकर्ता थे, कुशल सेना नायक थे और दूरदर्शी थे। दूरदर्शी थे। जब महाराजा रणजीत सिंह के सामर्थ्य शक्ति का अंदाजा अंग्रेजों को हो गया, भाई मराठों के सामर्थ्य शक्ति का अंदाजा हुआ, तो 20 साल तक उधर उन्होंने देखा नहीं। तब तक नहीं देखा जब तक घर का बिरिया लंका ढावे, जब तक खुद बाजीराव द्वितीय उनके पास जाकर के मराठों की भेद नहीं खोले। जब महाराजा रणजीत सिंह की सामर्थ्य शक्ति को देखते हैं तो अंग्रेजों ने 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि किया। अमृतसर की संधि किया और इस संधि के तहत क्या हुआ भाई? इस संधि के तहत सतलज नदी, कई बार प्रश्न पूछा गया है, सतलज नदी क्या हो गया? सतलज नदी सिख और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य सीमा रेखा बना। सीमा रेखा बना। अरे भाई, अगर ये भारत का पश्चिमी उत्तर पश्चिम क्षेत्र है तो कौन है? सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है। सतलज के बाद फिर ब्यास है। तो सतलज नदी क्या हो गया? ये सतलज नदी जो है, सतलज नदी महाराजा रणजीत सिंह ने जब अंग्रेजों को हराया 1809 में अमृतसर की संधि के लिए बाध्य हुए। अमृतसर की संधि के साथ क्या हो गया? जब अंग्रेज सामर्थ्य शक्ति को समझ गए तो सतलज नदी पे समझौता हुआ कि सतलज नदी के इधर अंग्रेज रहेंगे और सतलज नदी के पश्चिम में सिख साम्राज्य यथावत बना रहेगा। पल्ले पड़ा या डाउट है? क्लियर हुआ या कोई डाउट है? फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। अमृतसर की संधि, सतलज नदी, दोनों लोगों के मध्य सीमा बना, ये क्लियर है भाई, लगातार मुझे दिख रहा है। ठीक है, वंस मोर वाले भी हैं, ये सब आप पढ़ेंगे, आप मध्यकाल में पढ़ेंगे। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने किया, सिख में गुरु परंपरा रहती है, अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना किया, वगैरह वगैरह, ये सब मध्यकाल का मुद्दा है। मुद्दे की बात यह है कि जब मुगल कमजोर होते हैं तो सिख शक्ति एक बार फिर से स्थापित होती है। मुगल कमजोर विशेषकर कब होते हैं? जब नादिर शाह का आक्रमण होता है, उत्तर पश्चिम में इनकी स्थिति कमजोर हो जाती है। और अहमद शाह अब्दाली तक आते आते तो ये खुद जो कहा जाता है ना कि हम ना रहे, तुम ना रहे और ना रहेंगी निशानियां, तो मुगल ना रहे भाई 1757 और 1764। उदय होता है। सिख शक्ति का उदय किसके नेतृत्व में होता है? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। शुक्राचार्य मिसल रहता है, मिसल मतलब शाखा रहता है। सिखों में कई शाखाएं, जैसे मराठों में कई शाखाएं, सिंधिया है, होलकर है, गायकवाड़ है, भोसले हैं। तो ये शुक्राचार्य मिसल के महाराजा रणजीत सिंह है। महाराजा रणजीत सिंह ने धीरे धीरे सिख साम्राज्य का विस्तार भारत का पंजाब और लगभग पाकिस्तान के एक बड़े क्षेत्र में, तो पंजाब है, लाहौर है, अमृतसर है, कश्मीर है, मुल्तान है, एक सिख साम्राज्य की स्थापना किया। कौन थे भाई? सामर्थ्यवान थे, कुशल सेना नायक थे, दूरदर्शी थे। अपनी सामर्थ्य शक्ति का परिचय इन्होंने अंग्रेजों को दिया। अंग्रेज 1809 में अमृतसर की संधि के तहत अब समझौता किए। समझौता क्या था कि सतलज नदी के पूरब में ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगी, सतलज नदी के पश्चिम में कौन रहेगा? सिख साम्राज्य रहेगा। आगे की कहानी क्या है? जब तक रणजीत सिंह जिंदा रहे, जब तक रणजीत सिंह जिंदा रहे, अंग्रेजों की फिर से हिम्मत नहीं पड़ी कि उनकी तरफ देखें। अब कहानी में ट्विस्ट आएगा भाई। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 ईस्वी में, और इसके बाद, इनके मरने के बाद कौन आता है? कमजोर उत्तराधिकारी आते हैं। कमजोर उत्तराधिकारी आते हैं। कमजोर उत्तराधिकारी में कौन है? तो कमजोर मुगल हैं, वैसे ही कमजोर उत्तराधिकारी यहां पे आएंगे। तो शेर सिंह है, नहीं पहले खड़क सिंह है, सिंह है, फिर शेर सिंह आएंगे, फिर जो है नौनिहाल सिंह आएंगे, फिर जो है दिलीप सिंह आएंगे। जब कमजोर उत्तराधिकारी होते हैं तो क्या होता है? ये मानव की फितरत है, समझ रहे हैं? ये मानव की फितरत है। जैसे ही कमजोर उत्तराधिकारी आएंगे, सिख सरदार इस अवसर का फायदा उठाएंगे। और अवसर का फायदा उठाते हुए क्या करेंगे भाई? सिख सरदार इस अवसर का फायदा उठाएंगे, जैसे मुगलों में देखे थे,
जुल्फिकार खान रहते हैं, सैयद बंधु रहते हैं, चिनकिरिच खान रहते हैं, सआदत खान रहते हैं, मुर्शीद कुली खान रहते हैं। ये कोई गैर नहीं थे, ये मुगलों के अपने ही अमीर वर्ग थे। सिख सरदार फायदा उठाते हैं और आया राम और गया राम जो होता है ना, अपनी राजनीति में इन लोगों की हत्या होती है। जब आंग्ल सिख होता है तो उस समय राजा कौन रहेगा? अरे हम लोग का टॉपिक आंग्ल सिख युद्ध है, दो आंग्ल सिख युद्ध है, तो उस समय राजा दिलीप सिंह रहते हैं, मात्र 5 साल के रहते हैं। जब प्रथम आंग्ल सिख होता है तो दिलीप सिंह मात्र 5 वर्ष के, 1843 मात्र 5 साल के रहते हैं, 45 में हुआ था, 7 साल को समय था। तो दिलीप सिंह मात्र 5 साल के, इनको संरक्षण कौन दे रहा है? तो दिलीप सिंह को संरक्षण रणजीत सिंह की पत्नी रहती है, रणजीत सिंह की पत्नी है, रणजीत सिंह की पत्नी महारानी जिंदन रहती है। कौन है भाई? महारानी जिंदन है, महारानी जिंदन है। अब कहानी क्या है? 2 आंग्ल सिख युद्ध हुए, 2 आंग्ल सिख युद्ध हुए। कौन राजा कौन है? सिखों का राजा कौन है? दिलीप सिंह है। दिलीप सिंह को संरक्षण कौन दे रही है? महारानी जिंदन दे रही है। जैसे मराठों में आपको याद होगा राजा राम की पत्नी जो ताराबाई रहती है, वो शिवाजी द्वितीय को संरक्षण दे रही थी। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल, ये पूछा गया प्रश्न है, लॉर्ड हार्डिंग था, लॉर्ड हार्डिंग था। लॉर्ड हार्डिंग है। सेनापति लड़ने कौन गया था? तो सेनापति जो है जनरल गफ रहता है, जनरल गफ रहता है। अंग्रेज देखते हैं भाई कि सिख सरदार अपनी डफली अपना राग बजा रहे हैं, आया राम और गया राम है, सिख राजा जो है आया राम गया राम है, इस अवसर का लाभ उठाते हैं, सिख राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं। युद्ध 1845 में शुरू होता है, अंततः सिख 1846 ईस्वी में हार जाएंगे। हारने के बाद कौन सी संधि होगी? लाहौर की संधि होगा, लाहौर की संधि होगा। लाहौर की संधि के तहत क्या होगा? जैसे टीपू सुल्तान को तीसरे युद्ध में कमजोर कर दिया गया, जैसे मराठों को दूसरे युद्ध में कमजोर कर दिया गया, अब बेसब्री हो गई है, इनको पहले ही युद्ध में कमजोर कर दिया जाएगा। मैसूर को तीसरे में, मराठे को दूसरे में, इनको पहले ही। लाहौर की संधि में क्या होगा भाई? कह दिया जाएगा कि 20,000 से ज्यादा पैदल सेना, जो पैदल सेना होती है इन्फेंट्री, 20,000 से ज्यादा पैदल सेना नहीं रखेंगे, 12,000 से ज्यादा घुड़सवार नहीं रखेंगे। लाहौर की संधि में क्या शर्तें थी? 20,000 से ज्यादा पैदल सैनिक नहीं रहेंगे, 12,000 से ज्यादा घुड़सवार नहीं रख पाएंगे, और कहा गया कि आप हमसे युद्ध किए हैं। जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, टीपू सुल्तान को कितना युद्ध क्षतिपूर्ति देना था श्रीरंगपट्टनम की संधि में? टीपू सुल्तान को कितना युद्ध क्षतिपूर्ति देना था श्रीरंगपट्टनम की संधि में? यहां पे आइए, इनसे कहा जाता है कि आप हमसे युद्ध लड़े हैं, हमारा घाटा हुआ है, हमें 1.5 करोड़ रुपया युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में दीजिए। 1.5 करोड़ रुपया, हाँ 3 करोड़ था ना, इनसे 1.5 करोड़ मांगते हैं। शाबाश बेटा शाबाश, 3 करोड़ वाले सब सही हैं। कहते हैं कि 1.5 करोड़ रुपया हमें दीजिए। दिलीप सिंह मात्र 1 करोड़ दे पाते हैं। 50 लाख के बदले में पूरा कश्मीर जो इनका रहता है, अभी मैंने बताया ना साम्राज्य विस्तार, 50 लाख के बदले में क्या होता है? 50 लाख के बदले में कश्मीर जो है ये सिख सरदार गुलाब सिंह को बेच दिया जाता है, गुलाब सिंह को बेच दिया जाता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की कहानी यहीं पे खत्म। फिर से सुनिए भाई, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय में कौन सिख सरदार है? सिख सरदार दिलीप सिंह है, गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग है, सेनापति जनरल गफ है। युद्ध शुरू होता है, सिख हार जाते हैं। कौन सी संधि होती है? लाहौर की संधि होती है। लाहौर की संधि की कितनी शर्तें हैं? कि आप 20,000 से ज्यादा पैदल सैनिक नहीं रखेंगे, 12,000 से ज्यादा घुड़सवार नहीं रखेंगे, 1.5 करोड़ रुपया हमें युद्ध क्षतिपूर्ति के लिए दे दीजिए। 1 करोड़ दे पाते हैं, 50 लाख के बदले में कश्मीर गुलाब सिंह को बेच दिया जाता है। कहानी खत्म। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1848। इस समय गवर्नर जनरल कौन है? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी है। कौन है? लॉर्ड डलहौजी है। और सेनापति कौन रहेगा? सेनापति चार्ल्स नेपियर है, चार्ल्स नेपियर है। यहां पे गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग है, यहां पे लॉर्ड डलहौजी है। दूसरे आंग्ल सिख युद्ध में सेनापति यहां पे लॉर्ड गफ है, यहां पे भी शुरू में गफ रहते हैं, हटा दिए जाते हैं, चार्ल्स नेपियर है। कारण क्या रहता है भाई? तो कारण जो है, कारण मुल्तान के सूबेदार मूलराज का विद्रोह रहता है। मुल्तान के सूबेदार मूलराज का विद्रोह रहता है। लॉर्ड डलहौजी बड़ा ही खतरनाक था, बड़ा ही खतरनाक। इसी की पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति का सिद्धांत इसी की पॉलिसी थी। कहावत है भाई ना, मान न मान मैं तेरा मेहमान, मानो या ना मानो अब मुझे सिख साम्राज्य हड़पना है। ये किसकी नीति है? लॉर्ड डलहौजी की है। कारण कौन सा मिल जाता है? कि मुल्तान का सूबेदार मूलराज मुल्तान में विद्रोह कर दिया। विद्रोह कर दिया तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की शुरुआत हो गई। फिर से क्या होता है? फिर से सिख हार जाते हैं। हारने के बाद क्या होता है?
हारने के बाद सिख साम्राज्य का विलय कर लिया जाता है, सिख साम्राज्य का विलय कर लिया जाता है। महारानी जिंदन जो है, महाराजा रणजीत सिंह की पत्नी महारानी जिंदन, उनसे कोहिनूर हीरा ले लिया जाता है। कोहिनूर हीरा कौन ले लेता है? लॉर्ड डलहौजी लेकर के किसे दे देता है? लंदन में महारानी विक्टोरिया को दे देता है। दिलीप सिंह को कहा जाता है कि अब भारत में रह के क्या करेंगे, आप पढ़ने के लिए लंदन चले जाइए। दिलीप सिंह को लंदन भेज दिया जाता है। वहीं पर जबरन उनसे क्या किया जाता है? जबरन उनको ईसाई धर्म स्वीकार करवा दिया जाता है। महारानी जिंदन जो बचती हैं, उनको 5 लाख की पेंशन देकर के, अरे बाजी आकृति को भी पेंशन दे दिया गया भाई ना, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में महारानी जिंदन को भी पेंशन दे दिया गया। और इस तरीके से सिख साम्राज्य की कहानी खत्म हो गया। कल ईद की छुट्टी है, परसों जब हम लोग मिलेंगे तो ये यूनिट खत्म है। बस 10 मिनट में मैं सिंध की कहानी सुनाऊंगा, अगले 15 मिनट में हम लोग नोट्स बना लेंगे, मतलब 40-45 मिनट में पूरा काम खत्म हो जाएगा। 1857 का विद्रोह अगले क्लास में हम लोग शुरू कर देंगे। तो चलिए, आप सभी सहपाठियों को जो भी इस क्लास कार्यक्रम में है, सभी लोगों को ईद की बधाई देते हुए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं द डे आफ्टर टुमारो ऑन द सेम टाइमिंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।